हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट का जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जो कि आपको 2025 के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, आपको टोटल आपको अगर देखा जाए 2025 के जितने भी शिफ्ट हुए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑलमोस्ट आपका 53 क्वेश्चन आया है, 53 क्वेश्चन आया हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा है। और खासकर आपका एक ये ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको अगर आपने क्लैरिटी थोड़ा भी रखा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपको रटने से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इस यूनिट के साथ एक जो है वो प्रॉब्लम आजकल जो आ रहा है, खासकर एग्जाम के टाइम पे, अगर देखा जाए तो बाकी यूनिट में आपको क्वेश्चन बहुत शॉर्ट रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको आराम से पढ़ लोगे। बट टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो उसका लेंथ वाइज क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होता है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, क्योंकि आप इस पर निगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन स्किप करने का कोई बात बनता नहीं, आपको जो भी आता है आंसर टिक कर लिया करो। बट इसमें क्या होता है ना कि जल्दबाजी में आपको लगता है क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, तो उस चक्कर में बच्चे ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते और तुक्का मार देते हैं, जो कि एकदम गलत है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप ऑलमोस्ट आप अराउंड 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हो। बस उसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो 53 क्वेश्चन है एक साथ एक कवर करवा दूंगी, ताकि आपको इधर उधर और ज़्यादा जो है चीज़ों को ना देखना पड़े और कम टाइम में आप चीज़ों को एक साथ एक ही जगह पर रिवाइज कर सको। अगर नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हो, नहीं तो बार बार वीडियो देखोगे तो अपने आप आपको रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा चीज़ें। सो टोटल 53 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। इसमें बोला गया कि आपको इन सारी चीज़ों को एकदम क्रमबद्ध जो है क्रोनोलॉजी में आप इसको क्या करो, अरेंज करने के लिए बोला गया। अब देखो, पहला ऑप्शन है आपका कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट है, दूसरा आपका एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट है, थर्ड जो है आपका अप्रोप्रिएट करिकुलम है, डी जो है आपका एंगेजिंग पेडागोजी है, और ई ऑप्शन जो है आपको प्रोवाइडिंग द सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगेन इस क्वेश्चन को देखो, आपके पास एग्जाम में भी ऑप्शन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हो। अगर जहाँ पे आपको इंग्लिश में दिक्कत आता है हिंदी में देख लो, या हिंदी में आपको दिक्कत आ रहा है इंग्लिश में देख लो। बट जब देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एकदम बेसिक से दिमाग लगाओ कि इफेक्टिव लर्निंग में पहले क्या किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अप्रोप्रिएट करिकुलम बनाओगे, पाठ्यक्रम एक बनाओगे। पढ़ाने से पहले अगर आप पढ़ाने के लिए जाओगे क्लास में, तो एक तो पहले आपको अप्रोप्रिएट करिकुलम जो पाठ्यक्रम है वो बनाना पड़ेगा ना। पहले बनाने से पहले तो अपने डायरेक्टली क्लास में तो नहीं जा सकते हो, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि उससे आपका एंगेजिंग जो है पेडागोजी हो जाए, आप उसको पढ़ाने में बच्चों को इसमें एंगेज कर सको। तो डी जो है, सी के बाद डी हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन अगर आप देखोगे, तो जब आपने पाठ्यक्रम बना लिया, करिकुलम बना लिया, उसके बाद बच्चों को इंगेज किया पेडागोजी में आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट करोगे। क्योंकि जो इसमें आप बच्चों को आप कंटिन्यूअसली आप देखते हो, जब पढ़ाते हो तो आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। फोर्थ, जब आपका असेसमेंट आप कर रहे हो तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे में किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, तो एडुकेट स्टूडेंट सपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे। आपको अगर लगता है कि बच्चा वीक है, अगर आपने मान लो कि आपने साइंस पढ़ाया या फिर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, अगर कंटिन्यूसली आप पढ़ा रहे हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके सब्जेक्ट में कुछ वीकनेस है या फिर उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप उसके बेसिस पे उस बच्चे के हिसाब से आप क्या करोगे, अपने पाठ्यक्रम में अगेन चेंजेस लाओगे। सो पहले अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, एप्रोप्रिएट करिकुलम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन एंगेजिंग पेडागोजी, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, एडुकेट सपोर्ट प्रोवाइड करो। और जब सपोर्ट प्रोवाइड कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना, प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूरे तरीके से आप उसको क्या करोगे, कंप्लीट चीज़ों को प्रोवाइड करोगे। और इससे आंसर पे पहुंच जाएंगे हम लोग, कौन से आंसर पे, सी। इसका आंसर हो जाएगा आपको CDABE। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, अगर आपको कुछ इसमें देखना है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो अब जो जैसे हमने देखा ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, तो बच्चों का जो असेसमेंट किया जाता है वो कौन कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन से आपको जो यंत्र यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन है आपका टेस्ट, बी ऑप्शन है एग्जामिनेशन, सी ऑप्शन है रूब्रिक्स, एंड डी ऑप्शन है आपका वर्कशीट, एंड ई ऑप्शन है आपका क्विजेस। सो एकदम कॉमन सेंस यहाँ पे अगेन यूज़ कर रहा है। यहाँ पे अगर क्रॉस किया हुआ डी का, तो उस पर आप ध्यान मत दो। आप एग्जाम इसमें आप सोचो कि अगर आप बच्चों को असेसमेंट करना है, आप खुद ही अपने, और टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सबसे जो सिंपल तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि अपने आप को ना स्टूडेंट के जगह पर रखा करो। एग्जाम के टाइम पे जब क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि आपको अगर एज ए टीचर दिया जाए तो आप वहाँ पे कैसे रोल प्ले करोगे या फिर आप एज ए स्टूडेंट कैसे चीज़ों को सोचोगे। सो फ्लिप कर लिया करो रोल को, तो आपका क्वेश्चन बेहतर तरीके से बनेगा। सो असेसमेंट आप कैसे करोगे, पहले तो देखो टेस्ट से असेसमेंट कर सकते हो, एग्जामिनेशन से भी असेसमेंट कर सकते हो, वर्कशीट बना सकते हो, वर्कशीट में आप बच्चों का जो है वो प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हो, क्विजेस भी कर सकते हो। बट रूब्रिक्स जो है आपका, ये आपका इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, बट इसको सी को एलिमिनेट करना है आपको। सी को अगर एलिमिनेट करोगे आप तो ऑप्शन आपका एक ही एलिमिनेट हो रहा है, बी वाला ऑप्शन हो रहा है। रेस्ट ऑफ द अगर जैसे जैसे टेस्ट तो होगा पक्का पक्का होगा, तो आप देखो टेस्ट वाला कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए में आ रहा है, डी में आ रहा है, ठीक है। सो ए और डी में अगर आप देखा जाए तो हम और अप्रोप्रिएट वाला आंसर ढूंढना है, तो अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है तो बी भी आपका एग्जामिनेशन बी ए में भी है और डी में भी है। फिर उसके बाद आप ई देखो, क्विजेस भी आपको देना पड़ेगा। असेसमेंट में क्विज भी तो देते हो, बच्चों को टेस्ट लेते हो तो क्विज बना के देते हो या फिर उनको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हो। सो ये इसलिए आपका असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में ये भी यूज़ होगा, ठीक है। रूब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आपको हो सकता है कि इस बार पूछ दिया जाए कि रूब्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सो ये एक क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है आपको कंटेंट क्लैरिटी के लिए। इसके अलावा इसमें जो रेटिंग दिया जाता है, ठीक है, इसमें आप बच्चों को बहुत सारे छोटे क्लास में अगर बच्चों का आप नोटबुक चेक करते हो तो आप अगर बहुत अच्छा बेहतर बनाता है बच्चा तो उसको गुड फेयर इस तरह का आप जो रिमार्क जो देते हो, इंडिकेटर देते हो कि ये इसी को रूब्रिक्स बोला जाता है। रूब्रिक्स वैसे अगर आप देखा जाए तो चैप्टर्स को, यूनिट को भी बोला जाता है, बट टीचिंग एप्टीट्यूड में इसका असेसमेंट में अगर देखा जाए तो रूब्रिक्स का क्या रोल होता है, क्राइटेरिया देना, ठीक है। तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट के जैसे तो यूज़ नहीं होते। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अगर पूछा जाए टीचिंग असेसमेंट में आपका, तो टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, वर्कशीट होगा एंड क्विजेस होगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आपको आया, पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता था, बट अब इसको क्या हो गया कि इसको स्टेटमेंट में डाला गया। अगेन ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो काफ़ी लेंदी दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्किप करके आ जाएंगे या फिर आपको उसमें तुक्का मार देंगे। बट अगेन इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। तो देखो MICR, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देखते जाते हैं। तो बार बार आपने सुना होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ना बहुत ज़्यादा अगर आपने बैंक का अगर अपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे MICR लिखा होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको बोला जाता है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको जो खासकर OCR का यूज़ जो है ना, जो कि आपको विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है या फिर जिनको जो ब्लाइंड है उनको चीज़ों को पढ़ने के लिए या फिर उनको चीज़ों को समझने के लिए, चाहे चीज़ को वो फील कर सके, OCR का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर जो रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है। और उनका जो ब्रेल जो होता है, खासकर ब्रेल में OCR का यूज़ किया जाता है। OMR का होता है तो ऑलरेडी आपने देखा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, आपने अगर एग्जाम दिया होगा कोई तो उसमें OMR सीट होता है आपका, ठीक है। बार कोड रीडर क्या होता है आपको, 12 डिजिट का नंबर, ये ऑलरेडी पूछा नहीं गया, बट मे भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको UGC ने पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि बार कोड में कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। सो बार कोड रीडर में आपको 12 डिजिट होते हैं, और अगर आपने शॉपिंग वगैरह किया होगा तो बार कोड रीडर आपने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका आंसर देखते हैं किस तरह से मैच करना है। तो MICR का अगर आप देखोगे तो इसका हो जाएगा रीडिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बैंक चेक पे रहता है ये। तो अगर MICR का आप आंसर ढूंढ लेते हो तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैच करोगे तो रीडिंग द फाउंड अ बैंक, तो इसका 3rd हो जाएगा। OCR का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रीडिंग द कार नंबर प्लेट। तो OCR का यूज़ जो है वो कार नंबर पे एकदम इम्प्रिंट किया होता है डॉटेड फॉर्म में। OMR का जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है आपको, रीडिंग द मार्क्स रिटन यूज पेंसिल और पेन स्पेशली प्रिंटेड पेपर। अब OMR सीट अगर आपने देखा होगा तो उस पर एकदम ऐसे डॉटेड उस पर भी रहता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बार कोड रीडर, तो ये बारकोड रीडर जो है इसका आपका इस्तेमाल कब होता है, कैप्चरिंग द प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन सो दैट इट्स कैन बी एडेड द कस्टमर परचेज टोटल। तो आप अगर बिलिंग करवाने जाते हो तो आपको वहाँ पे बारकोड का यूज़ किया जाता है। सो ये आपका इसका आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैच है ऑलरेडी, ठीक है। और ये फुल फॉर्म आप याद रखना, मे बी आपको ये बारकोड का कितने डिजिट का ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कि इसको भी मैच करना है। और मैच द फॉलोइंग आप देख रहे हो कि तो एक आपको इससे ये दिमाग में लगा लेना कि इसमें जनरली आपको मैच द फॉलोइंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इस हिसाब से ही देखना है। तो इसमें आपको मैच करना है कि किस तरह से आपको चीज़ों को इम्प्लीकेशन और जो इसका प्रिंसिपल है उसको कैसे मैच करोगे। पहला ऑप्शन आपका इंकरेजिंग द स्टूडेंट्स डीप अप्रोच टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से क्या किस तरह का इसको क्या किस तरह से सोच सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव हम कैसे बनाते हैं, पहले टास्क डिज़ाइन करते शुड बी अप्रोच फ्रॉम अ प्रोग्राम्स वाइड पर्सपेक्टिव। तो अगर किसी चीज़ को हमें क्या करना है, बनाना है, चीज़ों को फ्रेम करना है, इनकरेज करें स्टूडेंट को डीप अप्रोच लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो उसका ऑप्शन बी सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट ए का सेकेंड हो जाएगा। बी का समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू बी लर्निंग ओरिएंटेड। तो लर्निंग ओरिएंटेड उसको कैसे बनाएंगे, सो इसका हो जाएगा आपका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, वैरायटी ऑफ असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट मोटिवेशन। तो इसका तो ऑप्शन में ही आपका क्या है,
असेसमेंट लिखा हुआ तो इससे आप इसको मैच कर सकते हो, तो इसमें बड़ी जो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर क्वेश्चन इसका थर्ड ऑप्शन है फैसिलिटेट द डायलॉगिक फॉर्म्स ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक इसमें आया है, तो अगर कुछ भी नहीं आता आपको तो फीडबैक देखो, जो आपका सी जो ऑप्शन है और जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दोनों में फीडबैक है। सो फीडबैक करके आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं, एक बार क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। डी ऑप्शन है इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट। सो डी का अगर आप देखोगे तो 3 हो जाएगा, ग्रेटर सेंस ऑफ ओनरशिप बाय द स्टूडेंट। सो यहाँ पे आपको डी में आपको बोला कि पर्सनल, तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में आपको यही हुआ ना, ओनरशिप जो स्टूडेंट का, अगर अपने ऊपर आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर चीज़ों को लागत लगा रहे हो, दैट विल बी द ग्रेटर सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ स्टूडेंट। सो आंसर विल बी द बी, इसका बी हो जाएगा आंसर। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 होगा, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स कांट बी एट द। अब ये अप्रोच, अब वैसे तो पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना डीप में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, बट कुछ ऐसे शिफ्ट है जहाँ पे आपको फिलॉसफी से क्वेश्चन आ रहा है, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो टीचिंग खासकर जो बड़े बड़े फिलोसफर है उनके जो है अप्रोचेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स कांट बी एट द। अब ये किसने बोला है? सो ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी का जो है उस पर आप क्या नहीं कर सकते हो, उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। ये आपका रोल जो है यहाँ पे सब, इसमें देखो कि चीज़ें आपको कौन कौन सा ऑड एंड आउट जो है यहाँ से आप आंसर ढूंढ सकते हो, कोच, मेंटर और ट्यूटर। अब देखोगे ये एक दूसरे से क्या है, इसके सिनोनिम्स लग रहा है, एकदम लग रहा है कि एक दूसरे से मैच कर रहे। कोच वही होगा जो आपको सिखाते हैं, मेंटोर भी हो जाएगा, ट्यूटर भी हो जाएगा। बट टेक्नोलॉजी में आपको क्या लग रहा है, ऑड लग रहा है, तो इससे एलिमिनेट करके आंसर इसका निकाल सकते हो। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, डैश इज असेसमेंट विच में ऑल्सो बी एज इनफॉर्मल। सो इसमें से जितना आपको ऑप्शन दिया गया, इसमें से इनफॉर्मल कौन सा है? समेटिव है, फॉर्मेटिव है, सब्जेक्ट रिव्यू असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट है। सो इनफॉर्मल बोला गया है, तो इनफॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको फॉर्मल तरीके से नहीं लिया जाता। बहुत बार देखोगे कि क्लास में यूनिट टेस्ट, छोटा मोटा आपको सरप्राइज टेस्ट आप बच्चों का ले लेते हो, या फिर आपको यूनिट टेस्ट ले लेते हो, या फिर ऐसे ही कभी रैंडमली उनको कुछ ऐसे पूछ लेते हो। सो ये आपका जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है उसको ऐसा नहीं कि फॉर्मल तरीके से पहले से बहुत डिज़ाइन करके लेके जा रहे हो, या फिर आप ऐसे पूछने वाले। रैंडमली आप देखोगे कि क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट होता है। तो ये इनफॉर्मल तरीके में ही आपको कंसिडर किया जाएगा। 2 टेस्ट आपको जो है याद रखना है, जो कि आपको बार बार यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समेटिव और फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? आपको कंटिन्यूअस होता है, इसमें आपको जो है वो आप ऑलरेडी आपने देखा है इनफॉर्मल है, इसमें आपको इस तरह का नहीं कुछ डिज़ाइन नहीं करना है। इसमें आप जनरली आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते हो, और इसमें आपको यस या नो में आंसर आ रहा है, या फिर 1 वर्ड में आंसर आ रहा है। बट जब समेटिव असेसमेंट होता है, ये आपका मोर जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें आपको पूरा एकदम जो लॉन्ग, जैसे आप 6 महीने पर बच्चों का टेस्ट ले रहे हो, या फिर साल भर का जो एनुअल टेस्ट हो रहा है, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, ये आपको समेटिव असेसमेंट में आएगा। फॉर्मेटिव में आपका जो डे टू डे में अगर क्लास में 2-4 क्वेश्चन आपने पूछा और उसमें अगर आपने क्या किया, बच्चों को इंप्रूवमेंट लेके आए जल्दबाजी में, सो वो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीअरेंज द सीक्वेंस। सो ऑलरेडी आप पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको। पहले तो आपने देखा कि बहुत सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरा आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ रहा है, और 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत कम ही आ रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए क्वेश्चन 1 लाइनर पे मत जाओ, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, और थोड़ा अगर करोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे रीअरेंज करने के लिए बोला गया कि रीअरेंज द सीक्वेंस टू राइट अ लेसन प्लान। सो जब आप लेसन प्लान बनाओगे तो आपका क्या सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो ऐसे अब एकदम एग्जैक्टली आप अपने आप को वहाँ पे रखो। आप एज ए टीचर आप सोचो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। सो पहले आप अगर मान लो कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप जाने वाले हो, सो प्री प्लानिंग आप करते हो ना। पहले जाते हो तो आप सोचते हो कि मुझे कौन सा, अगर मान लो कि आपने कोई यूनिट चूज़ किया, सो यूनिट चूज़ करने से पहले आप सोचते हो कि उस यूनिट में से मुझे कौन सा जो है पार्ट पढ़ाना है। अगर कुछ अगर आपने चूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो आप उसके तो उसमें बुक देखते हो कि आप कौन सा बुक उसमें आप रेफर कराओगे स्टूडेंट को। तो प्री प्लानिंग हुआ, पहला आप प्री प्लानिंग कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करते हो, लेसन ओपनिंग करते हो। फिर आपने पूरे प्लान किया, फिर उसके बाद अपने लेसन पे जो है उसको ओपन किया, उसको अपना समझाना शुरू किया। फिर लेसन का लेआउट बनाते हो, आप पूरा बताते हो कि आपको कहाँ तक कौन से जो है लेसन का अगर आपने बनाया है तो उसको कहाँ तक आप पढ़ाओगे, उसका लेआउट बनाओगे, पूरा जो एक ब्लू प्रिंट बोलते हैं वो ब्लू प्रिंट बनाओगे। तो ये आपका, तो इससे अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ए हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे एकदम कॉमन सेंस यूज़ करना। यहाँ पे जो क्लोजर ऑफ लेसन लिखा है, तो लेसन जब पूरा प्लानिंग आपने किया
उसको बंद कब करोगे, तो सबसे लास्ट का प्रोसेस होगा। तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, 5th में होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, और एक्सटेंडेड प्रैक्टिस बीच में होना चाहिए। उसको प्रैक्टिस कराओगे, उसके बाद फिर उसका क्लोजर रिलेशन कराओगे। तो इस तरह से आप ऑप्शन पर जाओगे तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। पहले आपका बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा और डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो, मैच द फॉलोइंग है, और ये भी बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा डरावना लग रहा है, बट अगेन इसको सोचने वाली बात है, सोचोगे तो आप आंसर पे पहुंच सकते हो। अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ नॉलेज दिया हुआ और असेसमेंट लिटरेसी दिया हुआ है, किस तरह से आप टाइप्स ऑफ नॉलेज का यूज़ कर सकते हो उसमें असेसमेंट में। सो पहला आपको दिया है कि द पर्पस ऑफ असेसमेंट, तो पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर देखोगे तो इससे कौन सी चीज़ से मैच हो रहा है, तो अगर देखोगे तो ये पहला वाला जो है आपका, पहला जो पर्पस ऑफ असेसमेंट है वो किस चीज़ से मैच हो रहा है, थर्ड वाले से हो रहा है, ठीक है। सो रिलेट टू एजुकेटर्स पर्पस विद द, अब इसमें पर्पस भी दिया हुआ, वहाँ पे भी पर्पस दिया है, तो इस कॉमन सेंस को यूज़ करना, पर्पस इसको मैच कर लोगे। तो पहला वाला अगर मैच हो जाता, ए का अगर आप 3 मैच कर ले तो इसमें देखो ऑप्शन में देखो ए का 3 किस में आ रहा है, तो ए का 3 ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इसमें आपको लंबा क्वेश्चन था, डरावना क्वेश्चन था, बट अगर आपने एक चीज़ को अगर मैच कर ले, और आपको हिंट मिलेगा क्वेश्चन में, अगर हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया जाता, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बस क्वेश्चन डराने के लिए दिया जाता ताकि बच्चा गलत कर ले या क्वेश्चन को स्किप कर दे, बट अगर आप ध्यान से पेशेंस रखोगे तो वहाँ पे आपको एक ना एक हिंट मिलेगा जिससे आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हो। सो ए का 3 हो जाएगा आपका पर्पस वाला, ठीक है। बी का अगर देखो व्हाट असेस, क्या असेस करोगे आप, तो इसमें 4 है जाए, ठीक है। असेसमेंट में आप क्या करोगे, एसोसिएट विद द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड डीप रूटेड इन द वैल्यूज ऑफ इन द प्रिंसिपल। असेसमेंट आप किस चीज़ का करोगे, उसका मूल्यांकन किस चीज़ का करोगे, वैल्यूज़ का करोगे, प्रिंसिपल का करोगे। उसके अलावा सी देखोगे असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी, आपका जो है वो जो रणनीति क्या होना चाहिए असेसमेंट का। तो अब एन एजुकेटर असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड कंटेंट स्पेसिफिक नॉलेज, तो आपका रणनीति तो वही होगा ना कि आप बच्चे का जो है उसका लर्निंग देखोगे, उसका एजुकेटर क्या करता है, उसका देखता है कि कितने उसका जो है उसको किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज है या फिर उसका स्पेसिफिक जो है ज्ञान किस चीज़ में, ठीक है। सो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। डी में आपको है जो एक्शन टेकिंग, अब उसके बाद एक्शन आप क्या लेने वाले हो, तो एक्शन आप क्या लोगे, एजुकेटर इंटेंशन विद द असेसमेंट डेटा, तो फिर उसके बाद आप डेटा तैयार करते हो। एक्शन तो आपका वही होगा ना, अगर आपने क्लास में गए, उसके बाद आपने पूरा डीप नॉलेज समझ लिया, बच्चों को ये नॉलेज है, ये नॉलेज है, उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से डेटा तैयार करते हो। उसमें आप ये बताते हो कि जो आपको 1 से 10 बच्चा है वो इस सब्जेक्ट में वीक है या फिर तो डेटा जो क्वान्टिटिव जो आपका अप्रोच होता है वो आपका डेवलप होता है एज ए एजुकेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ टीचर यूजेस अ लेक्चर मेथड देन, ठीक है। अगर टीचर अगर लेक्चर मेथड यूज़ करे तो उसका पर्पस क्या होता है या उसका मतलब क्या होता है। अगेन यहाँ क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है, 5 आपको जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें और सारे स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं। सो एक चीज़ इसमें जो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें ढूंढा करो। निगेटिव स्टेटमेंट हमेशा आपको इनकरेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अब ये नहीं बोली ऑलवेज नहीं होते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका निगेटिव स्टेटमेंट इसमें क्या होता है, एलिमिनेट होता है और इससे आप इसके आंसर तक पहुँच सकते हो। तो लेक्चर मेथड में आप क्या कर सकते हो, इट प्रोवाइड अ न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। अगर आपके प्रोफेसर आपको लेक्चर देते हैं तो उसमें तो आपको कुछ ना कुछ तो नया नॉलेज मिलता होगा, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं मिलता होगा। तो इस स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव लग रहा है। बी ऑप्शन देखो, इट्स प्रोवाइड द ओरिजिनल रिसर्च टू द स्टूडेंट्स विच जनरली डू नॉट फाउंड इन अ टेक्स्ट एंड बुक। तो ऐसा भी होता है क्योंकि टीचर के जो आपको लेक्चर मेथड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी वो हाई एक्सपीरियंस होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े होते हैं, इसके अलावा उनके पास नॉलेज होता है। सो वो कुछ ओरिजिनल नॉलेज भी देते हैं जो कि आपको बुक में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे होते हैं बुकिश नॉलेज ही नहीं पढ़ाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस पे भी आपको चीज़ों को बताते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। सी, इट कैन ड्रामेटाइज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड शेयर अ पर्सनल इंसाइट। कभी कभी वो अपने जीवन का चीज़ें भी आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। बट डी ऑप्शन देखो, इट इज़ लेस इफेक्टिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इट इज़ लेस इफेक्टिव मेथड्स फॉर प्रमोटिंग थॉट्स एंड चेंजिंग स्टूडेंट एटीट्यूड। सो ये हम नहीं बोल सकते कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका लेस इफेक्टिव है या फिर आपको इससे कोई बच्चों पे प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव होता होगा। लेस इफेक्टिव हो सकता है बट ये जो है उसका जो बिहेवियर एटीट्यूड नहीं बदल सकता। ये इसमें तो ये तो आपको कहीं से भी चीज़ें सही नहीं बन रहा है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसको क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। ई ऑप्शन भी देखो, इट डील विद द क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब ई अगर आप देखोगे तो इट डील विद द क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लेक्चर मेथड से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला तो अप्रोच नहीं आता, ठीक है, लेक्चर मेथड से नहीं आता। लेक्चर मेथड में आपको पैसिव लर्निंग टाइप होता है, इसमें आपको जो है बच्चा सुनता है एक तरफ से और टीचर बोल के निकल जाते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला अप्रोच जो है वो नहीं आता है। बट तो लेकिन ई ऑप्शन का तो हम नहीं देखते, बट अब अगर डी ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो और ई ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट करोगे तो आप ऑटोमेटिक आंसर पे पहुँच जाओगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा, और ए बी सी जो है इसका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग मैप। सो बेसिक प्रिंसिपल जो आपको इंटीग्रेटेड लर्निंग का क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ असेसमेंट, एग्जामिनेशन, फैकल्टी डेवलपमेंट,
बी ऑप्शन है फैकल्टी डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड सिविक एंगेजमेंट। सी ऑप्शन है आपका करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। डी है आपको करिकुलम डेवलपमेंट, ब्रिजिंग प्रोग्राम्स एंड असेसमेंट। अब देखो सारे ऑप्शन इसमें एकदम एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड है, सारे ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है, ठीक है। बट आपको बेसिक प्रिंसिपल पूछा गया इंटीग्रेटेड लर्निंग मैप का। सो एक तो आपको क्योंकि लर्निंग पूछा गया है तो आपको करिकुलम तो होना ही होना चाहिए। करिकुलम पाठ्यक्रम के बिना आपका जो पढ़ाई का तो पूरा प्रोसेस खत्म, जो आपका शुरू भी नहीं हो सकता खत्म भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखो करिकुलम किस किस में आ रहा है। ए और बी में करिकुलम कहीं भी आपको नहीं, पाठ्यक्रम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ए और बी को ऐसे एलिमिनेट कर दो। सी और डी पे आओ, सी और डी में दोनों में करिकुलम है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको लिया जा सकता है एज ए इंटीग्रेटेड लर्निंग मैप के। सो फैकल्टी डेवलपमेंट भी आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को ही आप तैयार करोगे, इवन जो आपका फैकल्टी अगर वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है तो बच्चों को किस तरह से नॉलेज देगा। सो इसीलिए आपका फैकल्टी ट्रेनिंग होना चाहिए और असेसमेंट तो पक्का पक्का होना चाहिए। डी ऑप्शन भी आपका अप्रोप्रिएट है, ब्रिजिंग गैप्स है, असेसमेंट है, बट इसमें फैकल्टी की कहीं बात ही नहीं की है। जो आपको पढ़ा रहा है वो खुद अगर अनट्रेन है तो फिर आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए आंसर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म एंड्रोलॉजी रिफर्स टू। तो ये आपको एंड्रोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, आपको एडल्ट लर्निंग थ्योरी जो होता है उसको ही एडोलसेंस से कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये एंड्रोलॉजी किससे है, एडल्ट लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको लर्निंग फॉर ऑल इम्प्लाइज। लर्निंग फॉर ऑल मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपको, इसका अप्रोप्रिएट ढूंढना। अब अगेन आपको देखना एकदम जो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल में क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान से ज़्यादा आपको ये रहता है कि सबको नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें रहता है कि सबको इंक्लूड करना चाहिए। कैटेगराइज बेस्ड लर्निंग, तो कैटेगरी बेस्ड अगर लर्निंग आपका कर लिया तो आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। डिवाइड का तो पर्पस ही नहीं है। लर्निंग फॉर ऑल मतलब होता है कि आप एक सबको एक समान देख के उनको क्या दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो। सो ई ऑप्शन आपका एकदम इनकरेक्ट है। ई ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है। क्वालिटी वाला एजुकेशन को एलिमिनेट करते हो तो आपका जो है सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बस आपके पास सी बचेगा, ठीक है। सो सी वाला जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। वैसे आपका ए और बी भी सही है, बट क्योंकि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना और एक ही बचता है, आपका ऑप्शन सी बचता है, ठीक है। और ऑप्शन सी में अगर देखोगे तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लर्निंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना देखो, अगेन मैच द फॉलोइंग है और इसमें लर्निंग स्टाइल और स्ट्रेंथ के बीच में आपको क्या करना है, मैच करना है। सो लर्निंग स्टाइल में अगर देखा जाए तो कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, एसिमुलेशन होता है, एकोमोडेटिव होता है। और इसको क्या करना है, आपको एक दूसरे से मैच करना है। तो मैच करना है तो कन्वर्जेंट जो है उसका अब देखते हैं कि किस चीज़ से मैच होगा। ए का क्या होगा आपका, ए का होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो कि आपने अगर कुछ भी अगर आपने सीखा, अगर आप लोग आपने स्कूल में सीखा है कि जो है कि प्लांट्स को लगाने से जो है आपने पढ़ा है कि एफॉरेस्टेशन जो है ऑक्सीजन बढ़ता है, बट आपने उसको पढ़ा है। बट अगर प्रैक्टिकली आप क्या करते हो, प्लांट्स लगाते हो और अगर आपको लगता है कि आपके सोसाइटी में आसपास चीज़ों को उस चीज़ों से उससे प्रभाव पड़ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गया। जब आपने पढ़ा उस चीज़ों को क्या किया आपने, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाता है। डाइवर्जेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट में क्या होता है आपका इमेजिनेटिव एबिलिटी एंड जनरेशन ऑफ आइडिया। आप एकदम जो आपका काल्पनिक दुनिया है उसी में अपनी चीज़ों को विकसित करते हो, उसी में अपने आइडियाज़ को, अपने जो है सोच को क्या करते हो, विकसित करने की कोशिश करते हो। तो एक दूसरे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों अगर आप निकाल लेते हो तो फिर आंसर पे पहुंच जाओगे। ए का अगर आपका 2 आ रहा है और बी का 4 आ रहा है, तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो सी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। बट बाकी भी देख लेते हैं। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग अ थियोरेटिकल। एसिमुलेशन मतलब ही आपको क्या होता है, चीज़ों को बनाना होता है, ठीक है। चीज़ों को एसिमुलेट करना, जोड़ना, ठीक है। सो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, एसिमुलेशन का क्रिएटिंग थियोरेटिकल मॉडल। एकोमोडेटिव का हो जाएगा आपका कैरिंग आउट प्लान्स एंड टास्क दैट्स इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन न्यू एक्सपीरियंस। जब नए नए चीज़ों को आप चीज़ों को नया वातावरण में डालते हो तो इसका ऑप्शन आपका जो है डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अगेन इसमें अरेंज। तो देखो एक तो मैच द फॉलोइंग आ रहा है, दूसरा आपको अरेंज आ रहा है, ठीक है। तो एक यही आपका पैटर्न है किस चीज़ को लेके, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक 1 लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो सजेशन समझ लो या एडवाइस समझ लो, जिस तरीके से लेना है आप उसी तरीके से समझ लो। बट 1 लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत कम आते हैं, तो अपना टाइम ना वेस्ट करें उन सारी चीज़ों पे जो कि आपको 1 लाइनर देख के आपको क्वेश्चन आपको लगता है इजी, बट इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यही अप्रोच रख के आप एग्जाम के लिए तैयारी करो। अब यहाँ पे अरेंज करना आपको इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला आपको इंक्रीजिंग में बढ़ते हुए क्रम में देखना है। तो पहला अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये आपका एक पार्ट हो जाएगा किस चीज़ का,
जो आप IR पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन, वो एक सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट किसका हो जाएगा, किसके अंदर आएगा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप IR के बारे में पढ़ते हो। पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ही इंटरनेशनल रिलेशन भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। सब यूनिट करके पढ़ाया जाता है, ये सब सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाता है। सो 1 आपका क्या हो जाएगा, डी जो है वो आपका 1 हो जाएगा, बी जो है आपका 2 हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस। फिर आपको पॉलिटिकल साइंस जो है वो आप बचपन से आपने पढ़ा होगा कि सिविक्स जो है वो किस चीज़ का पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस जो किसका पार्ट है, सोशल साइंस का आपका पार्ट है, ठीक है। समाज जो विज्ञान बोला जाता है, सामान्य विज्ञान बोला जाता है, उसका पार्ट है। तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले इंटरनेशनल रिलेशन डी, उसके बाद फिर आपका बी, फिर उसके बाद सोशल साइंस जो आपका ए, और लास्ट में इन सारी चीज़ों को साइंस का जो विज्ञान का हिस्सा माना जाता है, तो साइंस सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, DBA C, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द रोल ऑफ टीचर इन साइमुलेशन मॉडल इज डैट। तो जो आप, क्योंकि साइमुलेशन में आप क्या होता है, एग्जैक्टली आप चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हो, एकदम जो समान जो परिस्थिति है उसमें आपको बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हो। तो उसमें जनरली किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, तो एक्सप्लेनिंग पे ध्यान दिया जाता है, डिजाइनिंग पे, डिस्क्राइबिंग, चूजिंग एक्टिविटी पे नहीं किया जाता है। एकदम से उस चीज़ों को आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपको, द फुल फॉर्म ऑफ मूक। तो ये आपको हायर एजुकेशन में भी सवाल आ जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इसका कवर हो जाता है। सो मूक के बारे में देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, तो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, इसका देख लो आंसर भी जो ऑप्शन भी है। अब बच्चा अगर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तो वो मैसिव ओपन देखेगा और ए टिक कर देगा, उसके बाद वो पढ़ेगा भी नहीं आगे क्वेश्चन। तो ये मिस्टेक्स नहीं करने, क्योंकि ईजी क्वेश्चन कभी कभी जो है ना बहुत ईजी समझ के बच्चा उसको गलत कर ले, तो वो नहीं करना, आपको थोड़ा पढ़ना है। सो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका मूक का फुल फॉर्म होगा। मूक के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। सो मूक जो है, एक तो फुल फॉर्म आपको पता ही, आया कब था आपको, 2008 में आया था, बट इसको पॉपुलराइज 2012 में किया गया, ठीक है। आया 2008 में, बट इसको पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए, इसको बहुत ज़्यादा इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको लेके जो आने वाले थे इसके डिजाइनर जो थे, उनको स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सिमन्स बोला जाता था। तो दोनों नाम याद रखना आपको, स्टीफन और जॉर्ज का नाम याद रखना है। पॉपुलराइज 2012 में किया गया था, बट आया ये कॉन्सेप्ट था आपको 2008 में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 70 आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर। तो जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब ये एडोलसेंट लर्नर जो आपको, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या जो है वो विशेषता क्या क्या होती है उनकी। सो ऑप्शन आपका, इंक्रीज इमोशनल सेंसिटिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सी है आपको, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग। डी है आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमोशनल वैलिडिटी, ठीक है। सो अगर ये ऑप्शन के बेसिस पे आप जाओ यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज हाई इमोशनल, क्योंकि अगर आप टीनेजर में देखोगे, एडोलसेंट देखोगे, तो उनके अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो चीज़ें हैं बहुत भावनात्मक होते हैं, जो बहुत जल्दी अगर आप कुछ अगर बोलो क्लास में, अगर आपके कोई बच्चा है टीनेजर, अगर उसको थोड़ा ज़ोर से आवाज़ में बात कर लो, तो वो वहीं कुछ बच्चे वहाँ पे रोना भी शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर ए सोशल बिलोंगिंग। तो स्ट्रॉन्ग नीड, ज़रूरत होता है उनको कि उनको सोशल बिलोंगिंग जो है उसको लोगों से जो समाजीकरण करवाया जाए, लोगों के साथ उनको उठना बैठना कराया जाए, तो ये सही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी होना चाहिए। इमोशनल वैलिडिटी जो है ये भी होना चाहिए, ठीक है। बट हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, अगर ऐसा तो नहीं है सारे बच्चे में हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, आपको लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन अपने उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है उस लेवल पर, जब खासकर टीनेजर होते हैं उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत कम ही आपको रेयरली मिलेगा उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे उनको सही गलत में बहुत ज़्यादा फर्क पता उस टाइम पे नहीं होता है। सो ये बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ACDE, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिविटी दैट डिटरमाइन द टीचिंग एंड लर्निंग हायर एजुकेशन। तो इसका जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एडवांटेज इसका, तो दीज मेक लर्निंग फोकस्ड एंड अचीवेबल। अब यहाँ पे ना एकदम जो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें एकदम आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ना था। अब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक होना चाहिए। टीचर सेंट्रिक होगा तो आपका नेगेटिव टर्म हो गया, टीचर सेंट्रिक जो चीज़ें होगा तो बच्चा सीखेगा ही ना। लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सी देखो, दीज फोकस टू नैरोली ऑन माइन्यूट, ये तो नैरोली तो होना नहीं चाहिए, भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। डी देखो, दीज लिमिट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस अनअटेंडेड आउटकम्स अकरिंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ये भी आपका अनअटेंडेड जो है आपका, ठीक है, इंटेंडेड, ये आपका नेगेटिव टर्म है। बट इसमें पॉजिटिव आपका क्या आ रहा है, दीज मेक अ लर्निंग फोकस्ड एंड अचीवेबल, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी दैट सपोर्ट द
सपोर्ट मोटिवेशन, किस चीज़ से आपको स्ट्रेटेजी से मोटिवेशन आ सकता है। अब यहाँ पे अगेन ऑप्शन देखो, डी देखो, एम्फेसिस ऑन फिनिशिंग नॉट ऑन लर्निंग। अब पढ़ने पर सिखाने पर ध्यान नहीं दोगे तो उससे आपको मोटिवेशन कैसे आ जाएगा, तो डी नहीं होगा। सी देखो, वर्क दैट इज़ टू मच डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा अगर उसको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें दोगे तो उसे भी तो मोटिवेट नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एट्रीब्यूशन टू द इंटेलेक्ट रेदर देन द एफर्ट, एफर्ट पे ध्यान अगर नहीं दोगे ना इंटेलेक्चुअल, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। हर कोई इंटेलेक्ट तो होता नहीं है, एफर्ट से ही चीज़ें आपको बेहतर बनता है। सो इसमें हमने क्या किया, इसमें एक ही ट्रिक है आपको, फाइंड आउट द नेगेटिव टर्म्स। जितने भी नेगेटिव टर्म्स है ए बी सी और डी, तीनों में नेगेटिव टर्म्स है, तीनों को आपने एलिमिनेट कर दिया। एक ऑप्शन बनता है इसमें आपको कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम, क्योंकि पढ़ने की बात है तो अगर उसको कनेक्ट करोगे करिकुलम से, पाठ्यक्रम से उसको जोड़ोगे तो अपने आप वो उसको जो है वहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है और उसको पढ़ाई में उसका मन लग सकता है। तो इसका आंसर 19 का जो है ये आंसर ए हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मैच द फॉलोइंग है। इसमें अगेन आपको टर्म्स दिए है और डेफिनेशन दिए है जिसमें मैच करना है आपको, ठीक है। सो क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो ए का आपका 3 है, 3 में आपका टेक्निक्स यूज टू मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट में आपको जो टेक्निक आप यूज़ करते हो हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट को, उसको ही टीचिंग जो है वो मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, बी का 4 है आपको, फिलॉसफी अबाउट हाउ टू रिलेट अदर्स। कोलैबोरेशन में आप एक दूसरे को कैसे, कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है ना कि दो चीज़ों से आपको क्या करते हो, जोड़ना होता है। सो इसमें आप दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो एक दूसरे से, इसको कोलैबोरेशन। तो इससे आपको इसको हिंदी में अगर आप देखोगे ना एग्जाम में इसका मीनिंग, तो आपको समझ में बेहतर आएगा। फिर सी है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फोकसिंग ऑन द एटीट्यूड एंड फीलिंग्स। जब आप अपने फीलिंग्स पे, आपका जो आंतरिक चीज़ें है, एटीट्यूड है, उन चीज़ों पे फोकस करते हो तो इसी को इफेक्टिव डोमेन बोला जाता है। कॉग्निटिव का मतलब ही आपको याद होगा, दिमाग होता है, ब्रेन होता है आपका, थिंकिंग एबिलिटी होता है, रीजनिंग ऑब्जेक्टिव होता है आपका, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कॉग्निटिव डोमेन बोला जाता है। तो डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, सी का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और ए का 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग assessment types would requires to carry out activity and produce a product in order of demonstrative learning। सो ये आपका किस चीज़, आप डेमोन्स्ट्रेट कब करोगे, आप परफॉर्मेंस से ही आप अपने आप को शोकेस कब करोगे, जब आप परफॉर्म करोगे। तो इसमें आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट हो जाएगा। फॉर्मेटिव और समेटिव ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक रूप से, जब आपके अंदर से चीज़ों को अपने आप ऑटोमेटिक जो आपका मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन जो आता है, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। अब ये एक्सटेंसिक बोला गया, जो कि आपको बाहर से, जो आप किसी बाहर चीज़ों से जब अफेक्ट होते हो तो उसमें आपका क्या सही क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगेन ऑप्शन नंबर डी देखो, इट मोटिवेट्स टू डू समथिंग व्हेन वी डू नॉट नीड्स टू डू। तो ये आपका आंतरिक हो गया ना, तो डी नहीं होगा। सी देखो, इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू कॉन्कर, नेचुरल तो नहीं है क्योंकि नेचुरली इंट्रिंसिक होगा, अपने आंतरिक तो नेचुरल तरीके से आता है। बी जो है आपका, इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू सीक आउट द पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट आपका नैरो टर्म है, तो ये भी नहीं होगा आपका। ए देखो, इट बेस्ड ऑन फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द एक्टिविटी इटसेल्फ। तो आपकी अपने आप की एक्टिविटी से नहीं होता, ये दूसरे की एक्टिविटी। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की चीज़ों से हम लोग मोटिवेट जब होते हैं उसको ही ये बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए हो जाएगा। अगेन मैच द फॉलोइंग है आपका, इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अरेंज द फॉलोइंग क्लासरूम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इसमें अरेंज करना है, तो कैसे करोगे आप, ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपको बहुत सारे सवाल आते हैं। सो इसमें अगर देखा जाए तो पहले आप क्या करोगे, इसमें बाद में क्या आता है, इसको अरेंज करना है। सो फर्स्ट आप सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें चीज़ों को रिमेंबर करते हो। अगर मान लो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो आप पहले, अगर टीचर ने आपको कुछ बताया है तो ऐसे तो नहीं कि बिना सुने हुए आप चीज़ों को अप्लाई कर दोगे। पहले आप क्या करते हो, चीज़ों को सुनते हो, रिमेंबर करते हो। जब रिमेंबर करते हो तो उससे आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनती है। अगर मान लो कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर मैंने आपको बताया कि मुगल जो था, या फिर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रही हूँ, या फिर आपको मॉडर्न ब्रिटिश जो इंडिया में आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, तो जब आपको मैंने बताया तो फिर आपने उस पर सोचा कि ये इस तरह से आए होंगे या फिर उनका यहाँ पे रहना हुआ होगा, तो उस पर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है तो फिर आप उस सारी चीज़ों को, नॉलेज को अप्लाई करते हो और फिर आपको चीज़ों को इंटीग्रेट करते हो। जैसे कि आपने फिर आप उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, नॉलेज को डिफाइन करोगे, डिवाइड करोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, मीडिएवल हिस्ट्री यहाँ तक है। तो आपने नॉलेज को क्या किया, जो आपको रिमेंबर किया आपने, उसको अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग बनाई, फिर उसके बाद उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद आप उस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, फिर से एनालाइज कर रहे हो, और उसके लास्ट में आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में होता है। तो इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में होगा, तो इसमें देखो सबसे बी में कौन से है, तो इससे भी आंसर में पहुंच सकते हो। इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में किस में आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी तीनों में देखो, तो ए में देखोगे तो बी आपका सबसे लास्ट में आ रहा है,
एलिवेटिंग लास्ट में आ रहा है, तो इससे भी आंसर पे पहुंच जा सकते हो। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी को एक बार आपको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना या फिर आपको समझ लेना। तो वैसे भी आपको याद रखना है, रिमेंबरिंग याद करना सबसे पहले होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग होता है, फिर उसके बाद आपका अप्लाइंग होता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज क्वेश्चनियर। ठीक है, तो क्वेश्चनियर में क्या होता है, जनरली आप अगर देखोगे डेटा कलेक्शन आ रही है, जो आपका सर्वे वगैरह होता है ना, क्लोज एंडेड होता है। इसमें आपको एक ही सवाल पूछे जाते हैं, उसमें येस या नो में आंसर आता है। जैसे अब इलेक्शन हो रहा है आपको, ठीक है, इलेक्शन होता है कहीं पे, तो वहाँ पे आपको सवाल पूछा जाता है कि आपको ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ों को डिटेलिंग कर सकते हो, बट आप एक जो अंदाजा लगाते हो उनसे इस तरह से सवाल पूछते हो कि उनके जो अंदर का चीज़ है उसको जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो इट इज़ अ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको इसका आंसर 24 का आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच कवर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये किसका पार्ट है आपका, हाँ, SDG में जो आपका कौन सा गोल है जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, ये पूछा गया आपको। सो इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गोल नंबर 4 है आपको SDG में, टोटल आपको 17 गोल हैं। ठीक है, 169 आपके टारगेट हैं, 17 गोल हैं 2030 तक, 2015 से लेकर 2030 तक आपका SDG का टारगेट है। और SDG आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, जब मैं उसमें कवर कराऊंगी तो और डिटेल्स उसको चीज़ों को बताऊंगी। तो आपको बस एजुकेशन में याद रखना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में याद रखना है कि SDG में आपको अगर गोल नंबर 4 आपको याद रखना है, एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपको, इसमें अरेंज करने के लिए बोला गया। सो अगेन इसमें देखो कि आप किस तरह से यहाँ पे एकदम कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें लिसनिंग, यहाँ पे मॉडल ऑफ लिसनिंग दिया गया। ठीक है, सुनने की क्षमता आपको किस तरह से डेवलप करना है या फिर क्या कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले या तो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर दोगे, रिस्पॉन्ड तो तभी करोगे ना जब चीज़ों को पूरे तरीके से समझते हो आप। तो पहला अगर अगेन यहाँ पे देखो, डी जो है आपको सबसे पहला होगा, हियरिंग सबसे पहला होगा, पहले सुनोगे तो 1 हो जाएगा, डी जो है 1 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप देखो कि अंडरस्टैंड, फिर अगेन वही ब्लूम टेक्सोनॉमी वाली बात है, पहले आपने रिमेंबर किया था, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड किया था। तो वैसे पहले सुनोगे, फिर उसके बाद उस पर सोच रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या करते हो, फिर यहाँ पे रिमेंबरिंग आपका 3rd पे आ रहा है। ठीक है, सी जो है वो 3rd पे आ रहा है। उसके बाद क्या करते हो आप, इंटरप्रेट करते हो, जैसे एनालाइज किया वहाँ पे था, और इवेलुएट रिस्पॉन्ड आप सबसे लास्ट में करते हो। तो यहाँ पे भी अगर रिस्पॉन्डिंग अब सबसे लास्ट में देखो किस में आ रहा है, बी किस में सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन में ही आ रहा है। तो इसमें ऑटोमेटिक ऐसे भी आंसर पे पहुँच सकते हो। तो एकदम कॉमन सेंस का यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और आप क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जा सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस एज दे इंट्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग एज ऑफ स्टूडेंट। तो एज के स्टूडेंट के हिसाब से इसको अरेंज करना है, आप किस तरह से चीज़ों को कर सकते हो। पहले आप देखो यहाँ पे टीम टीचिंग जो है वो जो है पहला काम करवाया जाता है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने के लिए गया एज के हिसाब से। तो छोटे बच्चों को टीम टीचिंग कर, अगर नर्सरी क्लास में आप जाओगे तो उनको इंडिविजुअल टास्क नहीं दिया जाता, उनको ग्रुप में काम करवाने की कोशिश किया जाती है, साथ में खेलते हैं, वो एक दूसरे से चीज़ें लर्न करते हैं। सो बी पहले हो जाएगा, टीम टीचिंग पहले होता है। इसके बाद टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आपका बनते जाता है कि आपको किस तरह से बच्चों को क्लासीफाई करना है, किस तरह से क्या एजुकेशन देना है। सो ए ऑप्शन जो आपका सेकंड हो जाएगा। 3rd ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। अब इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और उसके बाद फिर पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो लास्ट में जाके। पहले आपने पूरे टीम टीचिंग करवाया, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव को डेवलप किया आपने। ठीक है, ए हुआ, उसके बाद डी आता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपने डेवलप किया, उसके पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन करवाते हो। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, BADC। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन मैच द फॉलोइंग है आपका, कि इसमें आप किस तरह से चीज़ों को करते हो। सो गोल आर, यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। गोल आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड्स ऑफ नेशन। सो ये किस चीज़ के लिए किया जाएगा, गोल जो है वो आपको अगर किस तरह से रहना चाहिए। सो ये आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, जिससे आपको गोल जो है अचीव किया जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फीडबैक इज ऑब्टेन एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पे जो है फीडबैक को किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। टीम टीचिंग जो है वो मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है। और डी जो है ऑप्शन टाइम्स फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क इज सेम फॉर द ऑल स्टूडेंट। कैसे करवा सकते हो आप, ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी। सो ये टास्क कंप्लीशन एंड ऑल ये जो आपका ट्रेडिशनल जो आपका पारंपरिक जो टीचिंग व्यवस्था है उसका जो है हिस्सा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 होगा, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है आपको, कैटेगरी प्रोपोजिशन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कनेक्टेड बाय द। तो इसमें आपको जो प्रोपोजिशन है और जो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है कैसे कनेक्ट होता है। सो ये आपका जनरली ग्रामर का क्वेश्चन है। तो क्या यूज़ किया जाता है, तो ये
क्यूप्यूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से याद रखना कि वेदर इज़ अ हॉरेबल, या ठीक है, देर इज़ अ रेन, इज़ जो यूज़ हो रहा है ना, ये आपका क्या है, क्यूप्यूला है, जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है ना, वेदर और हॉरेबल को कनेक्ट कर रहा है, तो जो इज़ जो है वो क्यूप्यूला है। इस तरह से याद रखना। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द स्टडी ऑफ हाउ द माइंड्स क्रिएट नॉलेज हैज़ रिजल्टेड इन व्हाट करेंटली रेफर टू दैट्स वेयर एजुकेशन। तो अगेन यहाँ पे टाइप्स ऑफ एजुकेशन बताया गया कौन का किसका है, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि क्रिएट करने की बात की जा रही है, तो क्रिएट मतलब हमेशा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो इसका आंसर तो वैसे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, बट बाकी चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। ऑप्शन में आया तो मे भी आपको पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है ना, कि जब आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचते हो, आपको लगता है कि जो चीज़ें सही है वो करना, भले अगर आप, बहुत सारे लोग अगर मान लो कि डिसऑनेस्ट है आपको क्लास में, ठीक है, बट डिसऑनेस्ट तरीके से अगर वो उस टाइम पे उस सिचुएशन के लिए वो चीज़ अगर सही है, प्रैक्टिकली अगर सोच रहे हो सिचुएशन के लिए सही है, तो फिर आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। बट जब आइडियलिस्टिक चीज़ें होती है, उनका जो नैतिकतावाद होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रैग्मेटिक में ऐसा नहीं होता, आपका नैतिकतावाद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, आप क्योंकि प्रैक्टिकल हो, आप एकदम फ्लेक्सिबल हो, सिचुएशन के हिसाब से अपने एथिकल अप्रोच को चेंज कर लेते हो, मोरालिटी को चेंज कर लेते हो। बट आइडियलिस्टिक जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, हाई मोरल होता है, वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो याद रखना आपको, प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल है, जो कि अपना अप्रोच जो है वो चेंज कर सकते हैं। आइडियलिस्टिक जो है वो आपका नहीं चेंज करेंगे। मेटाकॉग्निटिव में क्या होता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओन थॉट, जब अपने ही थॉट के बारे में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज को क्या करते हो, लोगों को ओवर थिंकिंग की आदत होती है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल होगा मेटाकॉग्निटिव। वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में आप सोचते हो, अपने नॉलेज के बारे में सोचते हो, अपने थॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा विचार करते हो, दैट इज़ मेटाकॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 31 है आपको, टू एक्सपीरियंस द एजुकेशनल वैल्यू वन मस्ट एग्जैक्ट नेट मीनिंग ऑफ थ्रू। तो अपने बारे में या फिर आप एजुकेशनल वैल्यू के बारे में जब समझते हो तो उसको ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, स्पेयरमैन्स एट्रीब्यूट्स इन अ जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस टू दैट कॉन्सेप्ट दैट बिलीव ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद एरिस्टोटल। अब ये सब इस तरह का फिक्स क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आपको इधर से पूछ दिए जाते हैं। सो उसका क्या होगा, मेंटल एनर्जी होगा। ये इसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपका एरिस्टोटल का अपना जो थिंकिंग है उसके हिसाब से इसको मेंटल एनर्जी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, वाइल डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन द टीचर्स एंड चिल्ड्रंस यूज इट्स सोशली कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। तो किसने आपको बोला था कि टीचर और जो, अगर एजुकेशन को आपको डेवलप करना है तो टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में एकदम सोशल रिलेशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट तभी हो सकता है। तो ये वॉइट्स्की है जिन्होंने इसके बारे में बात किया था। बट इसके अलावा 2-3 और फिलोसफर का यहाँ पे नाम है जो कि मे भी आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो आपको पता होना चाहिए। एन्सवर्थ जो है आपको अटैचमेंट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी केयर गिवर्स डेवलप द अटैचमेंट स्टाइल। सो इसमें एन्सवर्थ जो है खासकर जो प्राइमरी एजुकेशन उसके बारे में बात करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं कि जो बच्चे के अंदर अटैचमेंट आता है, या बच्चे के अंदर जो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, या बच्चा बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल होता है, वो इनिशियल एज में होता है। जो उसको केयर गिवर जिस तरह से उसको डेवलप करता है, जिस उसको वातावरण में रखता है, उसी हिसाब से उसके जो चीज़ें हैं वो सोशल जो पर्सपेक्टिव उसका बनता है। ये एन्सवर्थ का थ्योरी है। ब्राउन फ्रेनर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट विद इकोलॉजी, इन्होंने बोला कि जो बच्चा का जो विकास होता है ना, वो उसके जो वातावरण है, जो उसका पर्यावरण है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये फ्रॉन वेनवेर का ये थ्योरी है। ड्यूवे का क्या है आपको, लर्निंग बाय डूइंग। अब एक्टिविटीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, ये इनका थ्योरी है, ठीक है। तो ये बाकी सारी थ्योरीज एक साथ आपका रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाइल डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन द टीचर्स एंड चिल्ड्रन यूज इट्स सोशली कंस्ट्रक्टिव। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन ऊपर बता दिया, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपको अरेंज द कमिटी एंड कमीशन। ये ओल्डेस्ट से आपको लेटेस्ट वाला में क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। सो ये आपको बहुत बार आएगा। अब ये क्वेश्चन में ना एकदम ट्रिक खेला गया कि पहले आपको कोठारी, प्रकाशा कमेटी या फिर मुडलियर कमेटी बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नाम ही चेंज कर दिया, पूरा नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे वही एजुकेशन कमीशन कमेटी है, बट इसका ओरिजिनल नेम जो आपका जो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वो नाम यूज़ किया गया ना, वहाँ से उन्होंने टर्म्स उठाए हैं। अब ये वो बच्चा वो क्वेश्चन सही करेगा जो कि एकदम क्लैरिटी के साथ एग्जाम में जा रहा है। ऊपर से अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि कोठारी कमीशन आपको 1964 से 66 के बीच में आया है। इसको ही आपको कोठारी कमीशन को ही एजुकेशन कमीशन ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बोला जाता है। इसमें आपको कोठारी कमीशन में बहुत सारी चीज़ों पर बात किया गया, ठीक है। बहुत मल्टीपल एम्पल ऑफ चीज़ें हैं, बट सब नहीं याद करना है। बट बेसिक क्रक्स जो है आपको ये याद रखना है। इसमें मोरल एजुकेशन, आपका जो नैतिकतावाद है, जो स्पिरिचुअल है, आपको इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की बात की गई थी। इवन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला
वाला पे भी बात किया गया था इसमें। इसके अलावा मदर टंग में आपको एजुकेशन देने की भी बात की गई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसको इन शॉर्ट जो है एजुकेशन कमीशन ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बोला जाता है, कोठारी कमीशन को, ठीक है। सो ये आपका जो है कब से कब आया था, 1964-66 के बीच में आया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 2020 का है आपको सबसे लास्ट। तो यहाँ पे एकदम दिमाग का एकदम अगर चलाओगे अच्छे से, सो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। एनईपी बार बार आप सुन रहे हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। सो ये 2020 का है। सो सबसे लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें देखो बी सब में है, ठीक है। सो इसमें आप इस वाले क्वेश्चन में आप तब बना सकते हो जब आपको बाकी ऑप्शन पे भी थोड़ा पकड़ होगा। सो पहला ऑप्शन जो आपको कोठारी कमीशन है, बी वाला, ए वाला, बी वाले में आपको एनईपी 2020 वाला है। सी जो है कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, इसको प्रकाशा कमेटी बोला जाता है, जो कि आपको 1959 में आया था। डी आपका कमेटी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसको बोला जाता है, 1952 में है, मोरेलियर कमीशन को बोला जाता है। ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड था, हायर सेकेंडरी और वोकेशनल नॉलेज, टीचिंग मेथड, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बात, टीचिंग ट्रेनिंग पे बात करने की बात की गई थी। सो इससे ऑप्शन आपका कौन सा आ जाता है, बी आ जाता है। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, ई होगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको मोडलियर कमीशन बोला जाता है। फिर सी हो जाएगा आपको, सी में क्या हो जाएगा, कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन जिसको प्रकाशा कमेटी बोला जाता है, जो कि 1959 में आया हुआ। उसके बाद फिर आपका डी आ जाएगा जो कि कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन है। फिर उसके बाद ए आ जाएगा जो कि आपका कोठारी कमीशन ए है, जो आपको मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में बात करता है, 1964 से 66 के बीच में। फिर उसके बाद बी आ जाएगा जो कि आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 का है, ठीक है। और 2020 वाला जो है इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना, 5+3+3+4, ये भी पूछा गया है, फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कि अभी जो आपको एनईपी है वो कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, 5+3+3+4। 3 से लेके 18 साल के बच्चों का एजुकेशन जो है इसके अंदर कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको उसमें रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे एकदम, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछा जा रहा है। और अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला गया, करेक्ट नहीं ढूंढने के लिए बोला गया, ठीक है। सो पहला ऑप्शन आपका, इन फ्लेडर सिस्टम देयर इज आर 10 कैटेगरीज ऑफ इंट्रोडक्शन एनालिसिस। तो अब ये बातें अभी नहीं पता है क्या है नहीं है, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग पूछा गया ना, तो रॉन्ग पे ध्यान देना आपको। बी ऑप्शन आपको, टीचिंग बिहेवियर इज अ मोलर नॉट अ मॉलिकुलर, ठीक है। सी ऑप्शन है, इन टीचिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस इज एम्ड बोथ पीपल एंड टीचर्स। तो सी ऑप्शन तो पॉजिटिव लग रहा है, रॉन्ग तो नहीं लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है। तो सी ऑप्शन जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट कर दो तो बी और डी आपको एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास 50-50 बचता है, ई और सी ऑप्शन, ठीक है। सो ए और सी में देखा जाए तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। सो डी ऑप्शन देखो, टीचिंग बिहेवियर इज नॉट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये आपको डी तो पूरे तरीके से टीचिंग बिहेवियर जो वो किसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, कभी तो सुना नहीं है ऐसा चीज़ है। सो ये इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। 36 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी अगेन मैच करना है। एंजाइटी रिडक्शन कैसे किया जा सकता है, तो ये इसके बारे में किसने बात किया, तुरिन एंड वोल्फ ने बात किया। इसके अलावा असर्टिव ट्रेनिंग के बारे में किसने बात किया, तो वोल्फ एंड लेजरस ने किया है। डायरेक्ट ट्रेनिंग के बारे में किसने बात किया, तो ये लुम्सक्लाइन ने किया है। और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में किसने बात किया, तो BF स्किनर ने किया है। तो इससे आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, द टीचर असेस द आंसर बुक ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स एंड ही गिव्स द रैंक्स विच स्केल मेजरमेंट यूज बाय हिम और हर, ठीक है। सो ये कौन सा किया जाता है, अगर टीचर आंसर बुक पे क्या लिखते हैं, स्कोर लिखते हैं, ठीक है, रैंक लिखते हैं, तो किस तरह का असेसमेंट होता है, स्केल यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट स्केल आपको रिसर्च में और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में देखा तो 4 मेजर स्केल है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा, इंटरवल एंड ऑर्डिनल। बट बाकी स्केल के बारे में देख लेते हैं, और ये एकदम सिंपल टर्म में बताऊंगी जो कि आपको समझ में आ जाएगा। 4 स्केल यूज़ किए जाते हैं, नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है, रेशियो स्केल होता है। एग्जाम्पल से याद रखो, ज़्यादा समय के लिए याद रखो, डेफिनेशन मत याद करो, और वैसे भी वहाँ पे आपको फिर अप्लाई करने में दिक्कत होगा। नॉमिनल स्केल जो होता है वो, इसका जनरली आप देखोगे कि आप अगर कोई फॉर्म भरते हो ना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो या फिर ऐसे भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हो, सो वहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको मेल फीमेल या फिर जो थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आता है। सो ये कौन सा स्केल हो जाता है आपको, ये नॉमिनल स्केल के लिए यूज़ किया जाता है। इवन ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन आता है, अगर आप कोई फॉर्म हायर एजुकेशन के बाद भरोगे तो उसमें आपको दिया जाता है कि आप कौन से ऑक्यूपेशन में हो, प्राइवेट में है या फिर आपके फादर के एजुकेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ दिया जाता है। तो ये सारे स्केल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, नॉमिनल स्केल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनल स्केल का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये जनरली अगर आपने देखा होगा तो मूवी का जो रेटिंग होता है कि 5 स्टार, अगर मूवी को दिया जाता है ना, कि अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आप, फ्लिपकार्ट से लेते हो, फिर कोई भी वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगवाते हो,
तो उसमें आप रिव्यू लिखते हो कि बहुत अच्छा था, ठीक है, या फिर आप आपको कोई उस प्रोडक्ट से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये जब रेटिंग लिखते हो ना, या फिर आप किसी प्रोडक्ट को लेके लिखते हो, या फिर आप किसी को अगर मान लो कोई सामान पहुंचाने के लिए आता, अगर आपको नहीं पसंद आता, तो आपका उसका जो रेटिंग लिखते हो वो ऑर्डिनल स्केल के अंदर आता है। इंटरवल जो है वो आप जनरली आपको थर्मामीटर का रेंज, इसमें रेंज के बारे में बात किया जाता है कि अगर आप देखोगे तो इतना से इतना के बीच में अगर है तो ये आपका फीवर है, इससे कम है तो फीवर नहीं है, तो ये रेंज जो है वो आपका इंटरवल स्केल और थर्मामीटर से याद रखना। रेशियो स्केल का क्या किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो ये जनरली आपका हाइट, वेट, इस सब चीज़ों को मेजर करने के लिए किया जाता है। और इस ट्रू जीरो पॉइंट आपको याद रखना है, कौन से स्केल से रिलेटेड है, तो रेशियो स्केल से रिलेटेड है। नॉमिनल याद रखना आपको, ये आपका जो है मोर क्वांटिटेटिव है, ठीक है, ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटेटिव है, इसमें जैसे जेंडर वगैरह के, और विदाउट एनी क्वांटिटेटिव, इसमें क्वांटिटी का यूज़ नहीं होता, किसमें, नॉमिनल में। ये क्वालिटेटिव है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिक जेंडर पूछ दिया गया है, फिर ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। ऑर्डिनल में अगेन आपको रेटिंग दिया जाता है, आपको गुड, फेयर या बैड, इस तरह की चीज़ अगर रिव्यू देते हो ना तो ऑर्डिनल में आता है। इंटरवल आपको जनरली रेंज के तौर पर लिया जाता है, कितना से इतना के बीच में फीवर है, थर्मामीटर में जैसे हो गया। रेशियो में वेट और हाइट नापा जाता है। तो ये आपका चारों स्केल था। क्वेश्चन नंबर 38 है आपको, और यहाँ पे ई जर्नल्स है, ई बुक है, ई जीन्स है, CD रोम्स है। अब अगेन क्वेश्चन लग रहा है डरावना, बट अगर एक भी क्वेश्चन आपको पता है तो अगर आपने ICT पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो CD रोम्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने, कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पढ़ा है तो CD रोम्स अगर आप ऑप्शन में निकाल लेते हो तो बाकी ऑप्शन भी आपका निकल जाएगा। D का 1 है, ठीक है। तो CD रोम यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, यूज़ फॉर स्टोरिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे गलत था, ठीक है, एग्जाम में भी इसका इनवैलिड था, बट इसका ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको डायरेक्टली हमें आंसर ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो CD रोम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूज़ फॉर स्टोरिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो D का 1 हो जाएगा। और फिर आपका जो ई जर्नल्स है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो पब्लिश ऑन अ वेब एज वेल एज इन द डिजिटल फॉर्मेट, तो डिजिटल फॉर्मेट में जब आप वेब को पब्लिश करते हो सो ये आपका जर्नल हो जाएगा। और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है वो आपका बुक के अंदर आता है। और फिर आपका ई जाइंस जो है वो आपको कैन बी यूज टू स्टोर आर्टिकल्स, फाइल, सर्वर्स इन द मैगजीन फॉर्मेट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसका क्वेश्चन का अगर देखा जाए ना तो ये आपको ऑप्शन ही इनकरेक्ट है सारे, ठीक है। ये जो आपको किस शिफ्ट में आया था, ये आपको 28 तारीख को हुआ था, ठीक है, 6 मंथ 2025 में शिफ्ट 2 में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो ये फिर इनवैलिड होते हैं आपके एग्जाम। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तब भी आंसर टिक करके आना, क्योंकि कुछ को लगता है कि आंसर, क्योंकि नहीं टिक करोगे, आंसर नहीं बना के, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। तो मार्क्स जो क्वेश्चन आप उसमें अटैम्प्ट करोगे उसके मार्क्स मिलते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको लग रहा है कि कोई भी आंसर किसी से मैच नहीं हो रहा है और फिर आपको इनकरेक्ट लग रहा है, तब भी उसको सही करके, मतलब उसको टिक करके आना, बना करके आना। क्वेश्चन नंबर 39 है, इवनिंग आवर ऑफ हर्मिट्स। ये बुक है आपको फेमस बुक, किसने लिखा है, सो जो पेस्टोलॉजी है जिसने इस बुक को लिखा हुआ है, बट बाकी जो ऑथर है उनके बारे में देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडियन राइटर, इन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है बुक लिखा हुआ है। रोसो जो इनके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में इन्होंने बात किया। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस इनका फेमस बुक है। खुशवंत सिंह, ये आपको ट्रेन टू पाकिस्तान, जो जैसे आपका अगर आपने गदर मूवी देखा होगा तो इससे भी बहुत सारा प्लॉट, इससे भी बहुत सारी स्टोरी लिया गया है। और खुशवंत सिंह का ज़्यादातर बुक है वो आपको पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा इनका बुक जो है वो इसी के आसपास है, ठीक है। सो ये आपको हो सकता है पूछा जाएगा नेक्स्ट बार, मे बी मैच द फॉलोइंग में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 40 आपको, स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यू, ये क्या चीज़ होता है, तो सॉफ्ट स्किल होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फेस करते हो और अपना जो है जॉब लेने में अगर सक्षम हो जाते हो तो उसको सॉफ्ट स्किल बोला जाता है। लर्निंग टू डू टुवर्ड्स अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी, ये कौन से कमेटी का रिपोर्ट था, तो ये अधिशेष कमेटी का रिपोर्ट था। बहुत सारा कमेटी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वापस से फिर से बता रही हूँ। अधिशेष कमेटी जो है आपको 1978 में आया था, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। कोठारी कमीशन मैंने बताया आपको 1964 से 66 के बीच में, इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। 6% जो है GDP का एजुकेशन पे खर्च करने की बात की गई थी, तो जो कि अभी तक नहीं, अभी भी अगर आप देखोगे 2 से 1% के बीच में ही GDP हमारा एजुकेशन पे जाता है, ठीक है। ईश्वरी भाई पटेल कमेटी जो आपको 1977 में आया था, इसको इन्वायरमेंटल हाइजीन कमेटी भी बोला जाता है। और इसमें इन्होंने सोशल यूजफुल प्रोडक्ट वर्क के बारे में बात किया था। जाकिर हुसैन कमेटी आपको 1937, सबसे पुराना कमेटी है इसमें से, वर्धा कॉन्फ्रेंस से आपको आया था। इसी में नाई तालीम के बारे में बात किया गया था। और 7 से लेकर 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन की जो बात हम लोग फंडामेंटल राइट्स में बात करते हैं, या फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात करते हैं, या फिर आपका DPSP में है, ये सारी चीज़ों की बात आपको वर्धा जो एजुकेशन जो कि 1937 में आया था, गांधी जी का विजन माना जाता है, इसमें भी बात किया गया था। मदर टंग में आपको मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगेन मैच द फॉलोइंग है।
यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड का वैसे प्रॉब्लम है और इसके टाइप्स ऑफ रिसर्च किस तरह से मैच करना है, वैसे रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, फिर भी बना लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड रिलेटिविटी, ये किसका आपका डेवलपमेंट जब भी है ना, तो फंडामेंटल बेसिक रिसर्च, आप किसी चीज़ को बनाओगे कैसे, बेसिक रिसर्च से बनाओगे। सो एक क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। बी में आपको कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू रिसर्च टीचिंग मेथड्स अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन साइंस सब्जेक्ट, तो कैसे करोगे, जब अप्लाई करोगे साइंस में चीज़ों को अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद उससे उसका ये मैच हो जाएगा। सी का है स्टडी ऑफ द रीजन ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटीज़, क्यों होता है, क्योंकि एक्शन की वजह से होता है। डी है आपका स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट एंड इमर्जिंग स्पीच ऑफ सोशल रिफॉर्मर, सो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 43 क्वेश्चन आपको, द टीचिंग विच इन्वॉल्व्स द टीचर्स पोजिंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एज ए अटेम्प्ट्स एंड टास्क इज नोन एज स्केप फोल्डिंग, ठीक है। स्केप फोल्डिंग में आपको क्या होता है कि टीचर जो है आपको टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसमें बच्चे को मदद किया जाता है कुछ समय के लिए और बच्चों को उसके अपने उस हाल पे छोड़ दिया जाता है ताकि और उस अच्छे तरीके से सीख सके, ठीक है। जिसमें आपको स्केप फोल्डिंग में बहुत तरीके होते हैं, चंकलिंग बोला जाता है, विजुअल एड्स दिया जाता है। चंकलिंग में होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ सिखाया जाता है चीज़ों को, बट उसमें आपको टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, यहाँ पे मैच करना अगेन कि एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है लर्निंग का कहाँ पे यूज होता है। तो यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें सब पढ़ रहे हैं ना, तो ये मल्टी सेंसरी हो गया आपका, ऑडियो से सुनाई भी दे रहा है, वीडियो से देख भी रहे हो तो स्क्रीन पे, तो ये आपका मल्टी सेंसरी हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा 3 यूट्यूब, बी का 4 क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग। तो 4 क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग कहाँ पे बात किया गया, मूक के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने मूक के बारे में आपको बताया, 2008 में आया था, 2012 में पॉपुलराइज किया गया था स्टीफेंस, और आपके जो एक और नाम मैंने बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको याद हो गया है तो। 4 क्वाड्रेंट आपको याद रखना, ये आपको पूछा गया पहले एग्जाम में। 4 क्वाड्रेंट मूक के क्या क्या है, एक तो आपको ई ट्यूटोरियल है जिसमें आपको वीडियो और ऑडियो दिखाया जाता है जिससे आप चीज़ें सीखते हो। दूसरा जो क्वाड्रेंट इसके अंदर आता है, ई कंटेंट दिया जाता है, आपको पीडीएफ दिया जाता है, टेक्स्ट दिया जाता है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है, इसको ई कंटेंट बोलते हैं। थर्ड जो है इसका क्वाड्रेंट है, आपको वेब रिसोर्स दिया जाता है, आर्टिकल्स रिसर्च पेपर होते हैं इस पर, इससे आप सीख सकते हो। एंड लास्ट जो इसका लास्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है जिसमें अपने आप को आप क्या करते हो, एसेस करते हो, आप देखते हो कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए। तो चारों क्वाड्रेंट आपको याद रखना मूक का। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है एनईपी 2020 का है ये, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज ऑन स्टैटिकल एनालिसिस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो इसका ऑप्शन आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका PSPP, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम मेजरमेंट्स गिवन बिलो। तो आप इसको मेजरमेंट अरेंज करना है आपको, लोअर लेवल्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स इन्वॉल्व इन द हायर लेवल पे, ठीक है। सो लोअर से हायर लेवल पे इसको अरेंज करना है। तो अगेन आप यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट इसको थोड़ा सा इसमें वर्ड्स को एलिमिनेट करते जाओ या फिर सर्कल करते जाओ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, पहले जो है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखो, अब ये नीचे से ऊपर अरेंज करना है आपको। सो लास्ट ऑप्शन में देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर काउंटेड इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। तो कॉलेज अपने आप, एक ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा ऊपर पूछा गया दूसरे शिफ्ट में, कॉलेज अपने आप में सबसे बड़ा चीज़ हो जाएगा। कॉलेज के अंदर कौन होगा फिर, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो कॉलेज के अंदर आपको सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है। अब सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होगा आपको, मार्क्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स आफ्टर असेसिंग देयर आंसर बुक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है वो उससे छोटा टर्म आ जाएगा, और उसके बाद फिर उससे जो छोटा टर्म आपके आ जाएगा, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेजर्ड इन द सेंटीमीटर। तो ये आपको एकदम सीक्वेंस में जाके चीज़ों को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, डैश इज द राइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के लेवल को समझने के लिए आपको सबसे राइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ किया जाता है। तो इसमें लीनियर है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन है। इसका आंसर आपको ब्रांचिंग हो जाएगा। अब ब्रांचिंग का जो है वो काम किस तरह से करता है। सो ब्रांचिंग में क्या किया जाता है ना, सबसे पहले टीचर जो है क्लास में अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट वो बताते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। अब उसको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के बाद क्या करते हैं, उन्होंने समझा दिया, अब वहाँ से उन्होंने सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, 1 वर्ड आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चा ने अगर आंसर करेक्ट दे दिया तो फिर वो अगला वो टॉपिक बताएंगे। मगर अगर बच्चा इनकरेक्ट आंसर देता है, आंसर इनकरेक्ट आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसी टॉपिक को वापस से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इसी को ब्रांचिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, राइट कॉम्बिनेशन क्या है इसमें से, ठीक है।
सो रोल ऑफ टीचर पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियलिज्म, सो आइडियलिज्म ये सही है। बी ऑप्शन आपका रोल ऑफ टीचर पर्सनैलिटी इज लिमिटेड ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म मैंने ऑलरेडी बताया आपको, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, इसमें हम लोग लिमिटेड इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि जो चीज़ सही है जहाँ पे सही होना चाहिए, सो ये आपका प्रैग्मेटिज्म होता है। आइडियलिज्म में आपका क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हाई होता है आपका, ठीक है। सो ए और बी आपको, क्योंकि इसमें राइट कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए बोला, तो ए और बी सही है, बाकी जो बी सी और डी है उसमें फ्लिप कर दिया गया है, तो इसलिए आपको सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस फ्रॉम द इनिशियल फाइनल। इनिशियल से फाइनल पे जाना है अगेन। तो इसमें देखो कि आप पहले, सबसे पहले क्या करते हो, एक इंस्ट्रक्शनल गोल बनाते हो, एक आपका निर्धारित आपका जो है वो लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। सो बी आपका पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हो, उसमें आप इंटरिंग द बिहेवियर, उसमें अपना जो है आपको जो जिससे चीज़ों को बदलाव लाना होता है वो लाते हो। फिर डी में आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर आप लाते हो, फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हो। और लास्ट में असेसमेंट हमेशा लास्ट में होगा, तो असेसमेंट आपका सबसे क्या होगा, एंड में हुआ। तो असेसमेंट देखो सबसे लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, तो सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो बी सी डी ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इसको क्रोनोलॉजी में, तो दो ही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो मैच द फॉलोइंग आ रहा है या फिर आपको क्रोनोलॉजी में बैठाने के लिए आ रहा है क्वेश्चन। सो यहाँ पे इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि कौन से पहले आया था, ठीक है। सो आपका यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन देख लेते हैं 1 by 1। कृषि दर्शन जो है आपका सबसे पहला आया हुआ 1967 में बना हुआ है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के बाद अगर देखा जाए तो ज्ञान दर्शन आपका कब आया था, तो 2000 में आया हुआ था, ठीक है। और फिर आपका स्वयं प्रभा कब आया था, तो 2017 में आया हुआ था। और पीएम ई विद्या जो है आपका 2020 में आया है। तो इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी सी ए डी। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, अकॉर्डिंग टू ब्लूम CAP क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है आपका, जो एक्शन बेस्ड होता है, जो आप जो फिजिकल एक्टिविटी जो भी करते हो वो साइकोमोटर एक्शन के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑर्गेनाइजिंग है, एप्लीकेशन है, मैनिपुलेशन है, कॉम्प्रिहेंशन। तो मैनिपुलेशन जो है आप कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो, उसमें बदलाव लाते हो, यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, मैनिपुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है, इसमें भी राइट कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए बोला गया कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग, तो ये ट्रू लग रहा है, ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है आपका। फिर बोला कि पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स करेक्ट रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, ये फॉल्स थोड़ी है, ये भी बी वाला भी सही है, तो ठीक है। तो बी वाला सही है, तो फिर हमें राइट ऑप्शन ढूंढना है। सो बी जिसमें उसको एलिमिनेट कर दो आप, तो ए और डी आपका ऑप्शन बचता है, ठीक है। और ए और डी में अगर आप देखोगे तो टीचिंग इंक्लूड्स लर्निंग, टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग, तो ये भी तो सही है ना, सी भी सही है। बट यहाँ पे तो हमें सही ढूंढना और यहाँ पे तो उसको फॉल्स बताया गया है। तो आंसर आपका क्या बनता है, ए और डी बनता है, जो कि दोनों आपका ट्रू वाला देख लो, दोनों सही है आपका, राइट कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड लिसनर। गुड लिसनर के लिए आप अगेन यहाँ पे निगेटिव टर्म्स आउट करो और पॉजिटिव टर्म्स को ढूंढो, अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो गुड लिसनर कौन होगा, कीप क्वाइट वाइल लिसनिंग, अच्छे से ध्यान से सुनते हो तो गुड लिसनर हो। लिसनिंग विद अ नेगेटिव एटीट्यूड, ये आपको कहीं से सही लग रहा है, तो बी को एलिमिनेट कर दो। बी जितने में एलिमिनेट करोगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, सी और डी बचता है, ठीक है। और अगेन डी में देखो, फोकस ऑन द ड्रेस एंड अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर। अगर आपको लिसनिंग इससे थोड़ी होगा कि अगर आपको आगे से सुना कुछ बता रहा है तो उसका आप अपीयरेंस देख रहे हो, ड्रेस देख रहे हो, उससे आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी जब उसको सुनोगे अच्छे से। तो डी भी एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन आपका क्या बच जाता है, सी बचता है, ए सी और ई इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग वाज प्रपोज्ड, तो वर्बल एसोसिएशन के बारे में किसने बोला था, गेगेन ने बोला था, डी इसका आंसर हो जाएगा। थॉर्निक जो इसका याद रखना आपको किस चीज़ से इन्होंने दिया था, तो ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में दिया था। लॉ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में इन्होंने बात किया था। क्रोनबेक जो है इन्होंने अल्फा के बारे में बात किया था, जो कि इसमें 0 से 1 के बीच में जो आइडिया किस तरह से गेन किया जाए, ये है, ठीक है। सो ये सारे 53 क्वेश्चन थे, ये सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन थे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के, और कहीं और से आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। अगर इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो, क्योंकि आपको यही अप्रोच लेके एग्जाम में जाना है, ठीक है। अगर आपको बाकी भी यूनिट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और कुछ भी सजेशन है, किसी तरह का सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हो। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।